तो आज के आपके करंट अफेयर्स 23 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के बारे में। सो बेसिकली आपके सेंटर ने कंज्यूमर्स को थोड़ी रिलीफ देने के लिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर थोड़ा सा सेस कम किया, ठीक है, कि थोड़ा सा सस्ता हो जाए पेट्रोल डीजल। लोग काफी सफर कर रहे हैं, ठीक है, और एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर आसपास के नेबरहुड में देखोगे, इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव ऑयल इंडिया के अंदर है। सो इसी कारण जो चीज कम की गई है ना, वो एक्चुअली जो आपके पेट्रोल और डीजल के अंदर ऐड होता है वो है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। अब सबसे पहले समझते हैं कि सेस होता ही क्या है। देखो, सेस हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए लगाया जाता है। कोई एक स्पेशल टास्क होता है जिसके लिए किसी चीज के ऊपर एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है। जैसे अभी तक पेट्रोल और डीजल जो भी आप खरीदते थे, हर लीटर पेट्रोल या डीजल के ऊपर आप 8 रुपए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए देते थे। तो हर लीटर तेल 8 रुपए इसके अंदर जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो चीज है बेसिकली ये काम किसके आते हैं। देखो, सेस स्पेशलाइज्ड फंड मैंने आपको बताया, यहां पे इसका 2018 से पहले नाम सिर्फ रोड सेस होता था। ये ओरिजिनली इंडिया में बनाया गया था कि एक तरह से जो भी पर्सन व्हीकल खरीद रहे हैं उन्हीं से एक तरीके से कंट्रीब्यूशन ली जाए इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की। तो सरकार ने बोला, मतलब ये सेस क्यों क्रिएट किया गया था कि सरकार ने ये बोला कि ये जो हम पैसा कलेक्ट करेंगे इसी से हम हाईवेज जो बने हुए हैं उन्हें अपग्रेड करेंगे, नए हाईवेज बनाएंगे, और जैसे आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ठीक है, आपकी रूरल एरियाज में सड़कें बन रही हैं, ऐसी सारी चीजों के लिए जो पैसा है वो अपने आप जनरेट होगा। सेस में लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ता भी गया, दो चीजों के कारण। एक तो सेस का अमाउंट बढ़ाया, ठीक है, जो 8 रुपए तक पहुंच गया, और दूसरा आपके जितने व्हीकल्स रोड पे बढ़ते जाएंगे, आप जितने व्हीकल चलाओगे उतना पेट्रोल डीजल की जरूरत है, जितने पेट्रोल डीजल की जरूरत है उतना ही सरकार का रेवेन्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेस अपने आप ही बढ़ता जाता है। अब इस सेस के बारे में और कई और भी ऐसे सेस हैं, उनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो सेस है ना, देखो, हर साल अल्टीमेटली इसके पैसे को भी आपके इंडिया के दो अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एक तीसरा भी होता है कंटीजेंसी, पर वो चलो अभी काम का नहीं है इस चीज में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली डील करता है जितना भी सरकार का रेवेन्यू है, जितना भी सरकार कमाई करती है, अर्निंग है सरकार की, प्लस सरकार जितना भी खर्चा करती है वो यहां से करती है। एक ये सरकार का बैंक अकाउंट लगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे ही हर स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कोई भी स्टेट का नाम, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, उनका, वैसे ही पब्लिक अकाउंट्स भी हर स्टेट का होगा, कंटीजेंसी भी होगा। अब पब्लिक अकाउंट्स में क्या होता है, ये जितने भी सेस जैसी चीजें होती हैं ना वो यहां जाती हैं, या कोई भी गवर्नमेंट किसी से भी कलेक्शन करती है जो पैसा सरकार ने प्रॉमिस किया है कि या तो ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे कि जो पेंशन फंड है, सरकार के पास अगर पेंशन की आपकी कंट्रीब्यूशन जा रही है, अब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, सरकार आपसे पेंशन की कंट्रीब्यूशन ले रही है, अल्टीमेटली पैसे वापस मोड़ने हैं ना सरकार ने, तो वो सारा पैसा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में पड़ा होता है। अब हर साल जब हम कहते हैं कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि देखो, हर साल बजट बनता है, बजट के अंदर सरकार डिक्लेयर करती है कि सरकार कितना कमाएगी और सरकार कितना खर्च करने वाली है। और 1 अप्रैल से लेके अगले साल के
31 मार्च तक एक पूरा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, उसमें जिस भी सेक्टर को हमने जितना पैसा अलॉट किया होता है उन्हें उतना पैसा यूटिलाइज करने के लिए मिल जाता है। लेट्स सपोज आपका डिफेंस सेक्टर लगा लो, मैं डिफेंस को स्पेसिफिकली क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस को ना एक चीज से शिकायत है। डिफेंस सेक्टर को लेट्स सपोज मैंने बजट में दे दिए 50,000 करोड़, कि एक साल में 50,000 करोड़ खर्च कर लो, ठीक है, अच्छा अमाउंट है, ठीक है, कि चलो आर्मी को ही दिए, चलो सिर्फ 50,000 करोड़ के इसे नई गन्स खरीद लो। अब आर्मी क्या करेगी, टेंडर बुलाएगी, गन्स टेस्ट करेगी, शॉर्ट लिस्ट करेगी, प्राइस नेगोशिएट करेगी, फिर जब तक खरीदने की बारी आती है ना फाइनेंशियल ईयर, तब तक खत्म हो चुका होता है। और होता क्या है कि 31 मार्च जैसे निकलती है, ये जो फंड्स होते हैं ना, इन सबको कहते हैं कि लैप्स कर जाते हैं, लैप्सेबल फंड्स होते हैं। यानी कि ये जो पिछले साल पैसा अवेलेबल था, अब ये पैसा अवेलेबल नहीं है, अब नए बजट में नया पैसा आ जाएगा। शायद फिर से कह दिया 50,000 करोड़ ले लो, पर पिछला 50,000 करोड़ तो वेस्ट गया ना, क्योंकि यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो डिफेंस बजट के नाम पे जारी तो हुआ पर यूज ही नहीं हुआ। ये सेस जो होते हैं ना, ये नॉन लैप्सेबल होते हैं ज्यादातर। नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है इनका कोई फाइनेंशियल ईयर से कुछ लेना देना नहीं है, ये ओवर द ईयर इकट्ठे होते जाते हैं, हर साल ये जुड़ते जाएंगे, जितना पिछले साल फंड था अगले साल का फंड और जुड़ जाएगा और जुड़ता जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आई आपकी, प्रॉब्लम ये आई कि आपका जो सेस था, आपका जो यहाँ पे ये जो सेस आया, ठीक है, ये सेस जैसे जो रोड सेस था, रोड सेस इतना इंडिया के अंदर सरकार रोड्स के ऊपर खर्चा ही नहीं कर रही थी जितना सेस कलेक्ट होने लग गया, ठीक है। एक पॉइंट पे ये मतलब रोड सेस की बात कर रहा हूं, ये 20-25 हजार करोड़ भी क्रॉस कर गया और कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है। इसी कारण 2018 में ना इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कर दिया गया, कि ये सिर्फ अब रोड पे खर्चा नहीं किया जाएगा, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे उसके ऊपर भी हम इसे स्पेंड कर सकेंगे। तो 2018 में इसी कारण इस फंड का, इस सेस का स्कोप बढ़ा दिया गया, क्योंकि हमसे उतना खर्चा नहीं हो रहा था और ये फंड ऐसे ही पड़े पड़े सड़ रहे हैं, एक तरह से कोई काम तो आ नहीं रहे। तो इस तरीके से ऐसे और भी सेस हैं जो इंडिया के अंदर बस पड़े हुए हैं, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बस कलेक्ट हो ही जा रहे हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं, पर सरकार उन्हें अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, ना सेस कम कर रही है ना यूटिलाइज कर रही है। तो एक मिडल सिचुएशन में है जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दो चीज, अब डिफेंस सेक्टर के बारे में मैंने क्यों बताया, डिफेंस सेक्टर की ना बहुत सालों से डिमांड है कि हमारा जो बजट आप बनाते हो ना, हमारा बजट भी नॉन लैप्सेबल बनाओ, क्योंकि हमारी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो एक साल के अंदर या तो खरीदी जाए या जिसकी पेमेंट एक ही साल में हो जाए। अब कई बार बहुत ही महंगी महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, उसे खरीदने के लिए मल्टीपल ईयर्स की कमिटमेंट जरूरी है, तो क्या पता कुछ सालों का पैसा जोड़ के वो खरीद लें, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी डिमांड करते हैं कि हमें नॉन लैप्सेबल बजट बनाया जाए, ठीक है। पर चलो अभी के लिए ये जो सेस अभी मैंने आपको बताया, ये नॉन लैप्सेबल पार्ट है आपके बजट का, कभी भी आप पढ़ो इस चीज को याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो दो फैक्टर्स पे ये फंड ग्रो कर ही जा रहा था, एक तो रोड व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और दूसरा अमाउंट जितना सरकार चार्ज करती है। इंडिया के ओवरऑल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इंडिया के अंदर 62 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें बनी हुई है, ठीक है। 2020 की फिगर है, तो इससे भी ज्यादा बन चुकी है, 62 लाख तो हम तभी प्लस थे। ये जो है ये इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है अमेरिका में, ठीक है। पर अगर आप रोड्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखोगे ना, दुनिया में इंडिया हांगकांग के बाद सेकंड नंबर पे आता है, पर हांगकांग अपने आप में कोई देश नहीं है, वो चाइना का पार्ट है। तो दुनिया भर में इंडिया नंबर 1 पे आता है डेंसिटी ऑफ रोड्स, कितनी पास पर, मतलब एक जमीन पे सड़कों की डेंसिटी कितनी है, उसके अंदर हम सबसे ज्यादा कवरेज आती है,
ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज फैक्ट्स है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो ज्यादातर, देखो फ्रीट का मतलब होता है जितने भी आपके कार्गो, और आपने देखा है जितने भी आपके ट्रक्स हैं, ये सारे का सारा माल, सारा सामान ये लेके जा रहे होते हैं। देखो माल पहुंचाने के 4 तरीके हैं। चार तरीके कौन से हैं? रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज और लोगों के मूव करने के भी यही 4 तरीके हैं, और सामान भी इन्हीं 4 तरीकों से मूव होता है। ठीक है, इनमें से एक्चुअली जो सबसे सस्ता तरीका है ना, वो है वाटरवे, ये सबसे चीप है। इससे थोड़ा सा कॉस्टली है रेलवे। पर इंडिया के अंदर सामान के महंगे होने का एक कारण ये है कि हम थर्ड सबसे एक्सपेंसिव जो चीज होती है ट्रांसपोर्ट की, यहां पे हमारा 71% कार्गो ट्रैवल करता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, पर बात क्या है कि जैसे इंडिया के ग्रेट प्लेन्स को अगर तुम देखो, गंगा यमुना ज्यादातर प्लेन्स को तो कवर करती हैं। हम जहां जहां गंगा और यमुना जाती हैं वहां वहां तो ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते थे, पर उसके लिए उसे डेवलप करना पड़ता। सिंपल रिवर नहीं, ऑब्वियसली रिवर सारा फ्रंट डेवलप करना पड़ता है, तभी वहां पे नहीं, बोट्स तो आज भी चल रही हैं। कचरे की तो चलो हमारी नदियों में ना ही बात करें तो अच्छा है। अरे पर वो ये भी तो देखने की बात है, सरकार पर सोच भी तो रही है, वाटरवेज बना रही है सरकार, पर बस प्रोग्रेस स्लो है। मतलब हमने अपनी प्रायोरिटी, इंडिया के अंदर रेलवे सेकंड सस्ता ये तो है ना, पर ये भी नहीं डेवलप किया गया। वो वही बात है ना कि इसमें भी वही बात आती है, जैसे आप कह रहे हो कि फ्री है, सो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम हमारे इंडिया की रेलवे की ये भी है कि हमारे देखो रेलवे 2 टाइप की होगी, एक होगी पैसेंजर और एक होगी फ्रीट। फ्रीट जो आपकी मालगाड़ियां हैं, ठीक है, तो आपकी जो फ्रीट है, फ्रीट को कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिलती। कभी भी देखना किसी ट्रैक से एक मालगाड़ी ने निकलना होगा और एक पैसेंजर ट्रेन ने निकलना होगा, मालगाड़ी रुकेगी, पैसेंजर ट्रेन निकलेगी, फिर मालगाड़ी दोबारा चलेगी। और दूसरी मालगाड़ियों की स्पीड तो पता ही है, बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं है। पर एक्चुअली अगर रेलवे के देखो ना, रेलवे यहां से कोई कमाई नहीं करता पैसेंजर से, रेलवे की कमाई यहां से है, क्योंकि पैसेंजर्स की टिकटें महंगी करो तो प्रॉब्लम, लोग टिकटें खरीद लें वो भी एक अलग बात है। ठीक है, जैसे इसलिए ये सारा इश्यू बना हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर 71% जो फ्रीट हमारा रोड से ट्रैवल कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम है जो सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। पर इसीलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अब इसे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसलिए बनाया गया है कि इसका पैसा रेलवे, वाटरवेज ये भी यूटिलाइज कर सके, और आपकी इवन एयरवेज की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश चल रही है ताकि पैसेंजर्स एयर से ट्रैवल करना भी शुरू कर सके। उड़ान एक सरकार की स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो उसके अंडर हम और छोटे छोटे एयरपोर्ट छोटे छोटे शहरों में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड करंट अफेयर जो है आपका, वो भी एक तरीके से कनेक्टिविटी के ऊपर ही है, पीएम गति शक्ति। अब पीएम गति शक्ति क्या है, देखो आपके ये एक सिर्फ एक मास्टर प्लान है, तो इसकी अपने आप में कोई फंडिंग नहीं है। इस स्कीम की अपने आप में कोई फंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए और एक डायरेक्शन देने के लिए है कि हमें इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करनी कैसे। अब मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट के ये 4 तरीके हैं, रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। ठीक है,
तो आपके सबसे सस्ता तरीका, लेट्स सपोज आपने ए से सामान बी तक भेजना है, ये दो इलाके हैं, यहां पे ए शहर के यहां से नदी निकलती है, पर नदी यहां से मुड़ जाती है, बी तक नहीं जाती है नदी, ठीक है। यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी है, तो यहां से होकर निकल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसी ही होती है ना हमारी सारी चीजें। अगर एक नॉर्मल देखो, हमारे इसी तरीके से होता है, रोड तो जाती जाती है, चलो खैर घूम फिर के जहां मर्जी से जाएं, ठीक है, थोड़े घुमा देते हैं सड़कों को, घूम फिर के लंबा रूट है, पहुंच जाएगी। तो अब सामान कैसे भेजा जाए ए से बी तक, किस रास्ते से भेजो? रोडवेज। ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में ना ऐसे नहीं सामान मूव करता। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर तुम देखोगे ना, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर इसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके लिए कार्गो प्लानिंग करें। एक नया लोगों का बिजनेस है। इसमें होता क्या है कि अगर ए से बी सामान भेजना है, सबसे सस्ते तरीके से भेजना है, तो करना क्या है, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पे नदी जाती है, नदी के डायरेक्शन ये है, तुम यहाँ पे सबसे पहले शिप से सामान भेजोगे जहां तक जा सकता है, यहां तक शिप से गया, उसके बाद तुम्हें पता है कि यहाँ से ट्रेन चलती है, तो यहाँ पे नियरेस्ट स्टेशन से ट्रेन पे लोड करवा दोगे, ट्रेन यहाँ सबसे पास वाले कहीं स्टेशन पे ले जाएगी, यहाँ पे कोई सड़क यहाँ आके जोड़ रही होगी इसे, यहां से रोड पे हो जाएगा। अरे तो आजकल लेबर तो मशीन्स उठा के, कार्गो का एक डब्बा होता है, ठीक है। आजकल अगर तुम मॉडर्न ट्रक्स देखोगे, पीछे ट्रक्स पे जुड़ा हुआ डब्बा नहीं होता, वो कार्गो कंटेनर उठा लेते हैं, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं अब वैसे ट्रक्स, वैसे ही वही डब्बा ट्रेन के ऊपर रखा जाएगा, वही डब्बा शिप के ऊपर, तो क्रेन से बस सामान इधर से उधर उड़ रहा है। तो लेबर मिनिमम है, पर वो लेबर को जोड़ के भी सबसे सस्ता, इसे कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, कि सामान एक तरीके से नहीं जा रहा, सामान अपना बार बार, मोडल का मतलब होता है तरीका, सामान बार बार अपना तरीका चेंज कर रहा है, पहले पानी से आया, फिर ट्रेन से, फिर सड़क से, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मॉडल है। इस तरीके से आपके इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि हम सारी फैसिलिटीज को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकेंगे कोई भी सामान जैसे अगर मूव करता है, वो सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। सबसे कन्वीनियंट ऑब्वियसली ये है कि सड़क से भेज दो, पर सड़क घूम फिर के, लेट्स सपोज सड़क से सामान 5 दिनों में पहुंच रहा है, पर ये बार बार सामान चेंज करके भी, सब कुछ करके भी 3 दिनों में भी सामान पहुंच गया और सस्ते में पहुंच गया। ड्राइवर को भी तो 2 दिन के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो सब कुछ ही बच गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को यूटिलाइज करके हमने चीजें बनानी है। इसी कारण अगर आप देखोगे जगह जगह पे लॉजिस्टिक पार्क्स भी बन रहे हैं, जहां पे आपके कंटेनर्स रखे जा सकें, ठीक है, वहां से कंटेनर्स आगे ट्रेन के ऊपर मूव कर। तो इंडिया के अंदर इस टाइम ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरा रेवोल्यूशन चल रहा है। अगर हम अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर सही कर ले, हमारा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि बिजनेस कितनी आसानी से हो सकता है, उसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो सकते हैं, जिसके कारण इंडिया की एक्सपोर्ट की कमाई बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है, कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये सारी चीज। थर्ड करंट अफेयर आपके ये सारा पीएम गति शक्ति कैसे करना है, इसकी एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल किट BISAGN बनाया गया है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वो सारे के सारे आपकी GPS लोकेशन मार्क करने में, प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। तो इंडिया के अंदर एक पूरा नेटवर्क
मल्टी मॉडल क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर वही रेल, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे ठीक है। तो ये सारी चीजें। थर्ड करंट अफेयर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इसे जैसे कह सकते हो कि टॉक शॉप है। यहाँ पे होता कुछ नहीं है, बातें होती हैं बस, ठीक है। बस ये फेमस है क्योंकि सारी दुनिया के लीडर्स यहाँ पे आके कैपिटलिज्म, बिजनेस ग्रो करने की बातें करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ जाते हैं, वो अपना विजन सब कुछ, तो बस बातें होती हैं यहाँ पे। और दुनिया को क्लाइमेट चेंज कैसे रोका जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, और इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए देश जाते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे को बोल सकें कि हमारे देश में इन्वेस्ट करो, ये मिलेगा ये मिलेगा। उसके लिए एक फोरम बना हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दुनिया की इकोनॉमी को और कैसे ग्रो किया जाए, और कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, और कैसे कनेक्ट किया जा सके, वो सारी चीजों का एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन चीज जो है वो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर आपके जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। 24 जनवरी 1971 को इसे बनाया गया था, ठीक है, एक जर्मन इंजीनियर के द्वारा, मतलब उन्होंने शुरू किया था इसे। आपके क्लॉस श्वाब उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ऐसी मीटिंग बुलाई थी। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका काम है सारी दुनिया में गवर्नमेंट्स को इनकरेज करना कि बिजनेस बढ़ाओ। तो अभी आप देखोगे आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाएंगे, वो भी स्पीच देंगे, दुनिया भर से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे सिर्फ स्पीचेस होती हैं और कुछ नहीं होता है, एक टॉक शॉप ही, ठीक है। 1000 से ज्यादा मेंबर्स, कंपनीज हैं, वो भी यहाँ पे जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें काम करती है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के एमसी।